पाकिस्तान morning delight। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट में। हूं शगुफ्ता यास्मीन और अब हमारे साथ यहाँ पर कौन मौजूद हैं, इनसे हम आपको मिलवा देते हैं और आप इनसे कर सकते हैं बहुत सारे सवालात, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे सराउंडिंग में जो मौजूद होती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नोन नहीं होती, लेकिन जब हम उनके बारे में जानते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनका इलाज जो है वो पॉसिबल होता है। आज जिस चीज़ पर हम बात करने जा रहे हैं उसके लिए यहाँ पर हमारे साथ समन इस्माइल साहिबा मौजूद हैं। आइए हम इनसे मिलते हैं। पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपके? जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये क्रायोसेल पाकिस्तान के नाम से जो है वो वर्किंग हो रही है, थोड़ा सा हमें इसका बैकग्राउंड बताइएगा ताकि हमारे व्यूवर्स को ये समझ आ जाए कि हम बात क्या करने जा रहे हैं। बिल्कुल। क्रायोसेल पाकिस्तान में 2.5 साल से काम कर रही है कंपनी। हम लोग एफिलिएटेड है क्रायोसेल इंटरनेशनल से। हम स्टेम सेल्स बैंकिंग करते हैं और स्टेम सेल्स बैंकिंग के लिए सबसे पहले सबको ये पता होना चाहिए कि स्टेम सेल्स व्हाट इज स्टेम सेल। हाँ बिल्कुल सही बात है। स्टेम सेल्स बेसिकली हमारी बॉडी के बिल्कुल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, बेसिक सेल्स होते हैं जिनसे पूरी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स, मसल्स, बोन सब बने। तो ये हमारी बॉडी में पाए जाते हैं पहले तो बॉडी बनाने के लिए, और उसके बाद जहाँ पे रिपेयरिंग की ज़रूरत है वहाँ पे रिपेयरिंग के लिए काम आते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि रेड ब्लड सेल्स की लाइफ होती है 120 डेज़, तो उसके बाद जब वो मर जाते हैं तो फिर वो दूसरे सेल्स कहाँ से आते हैं। हाँ। तो ऑब्वियसली बॉडी में स्टेम सेल्स का जो स्टोर एक बैंक है जो कि बोन मैरो में है, तो वो वहाँ से रिपेयरिंग के थ्रू नए सेल्स हमारे बन जाते हैं। ठीक है। लेकिन बोन मैरो के अलावा जो एक दूसरी सोर्स है बॉडी में जो होती है वो होती है अम्बिलिकल कॉर्ड, लेकिन वो बहुत कम अरसे के लिए होती है। जब एक बच्चा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब वो अटैच होता है अपनी मदर से, जिस कॉर्ड के थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड कहलाती है। हमारे यहाँ नॉर्मली ये किया जाता है कि जब डिलीवरी हो जाती है तो डिलीवरी के बाद में वो कॉर्ड जो है वो डिस्कार्ड कर दी जाती है और उसके साथ जो उसका ब्लड भी होता है वो भी डिस्कार्ड हो जाता है। हम ये करते हैं कि वो ब्लड को डिस्कार्ड होने से बचा के उसको अपने साथ कलेक्ट कर लेते हैं। उस कलेक्टेड ब्लड में से स्टेम सेल्स प्रिजर्व कर लेते हैं। स्टेम सेल्स प्रिजर्व करने का मकसद ये होता है कि वो स्टेम सेल्स जब बच्चे की पैदाइश के बाद कलेक्ट किए जाते हैं वो उसको लाइफ में कभी भी काम आ सकते हैं किसी भी क्रॉनिक डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा। ऐसी डिजीज़ जिनका कोई ट्रीटमेंट मेडिसिन साइंस में नहीं नहीं, जैसे कि थैलेसीमिया हो गया, ब्लड कैंसर्स हो गए, या फिर कोई ऐसी डिजीज़ जो जेनेटिक डिजीज़ है, तो ऐसी डिजीज़ मेडिसिन से ट्रीट नहीं हो सकती हैं। अगर आपने अक्सर सुना होगा कि हार्ट अटैक हो जाता है किसी को और हार्ट मसल्स डैमेज हो जाते हैं, तो वो दोबारा से रिपेयर नहीं हो सकते जब मेडिसिन साइंस में नॉर्मली आप उसको सारी ज़िंदगी केयर करनी पड़ती है। लेकिन स्टेम सेल से ये होता है कि हम उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो रिपेयरिंग का एक मैकेनिज़्म जो है ना वो स्टेम सेल्स का है जो कि स्टेम सेल्स कर सकते हैं, और इससे बहुत सारी जो बीमारियों का ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल होता है। और बिल्कुल काफ़ी सारी बीमारियाँ, जैसे हम लोग अगर एक नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि 75 to 80 डिजीज़ ऐसी हैं जो कि ट्रीट हो सकती हैं, लेकिन अब भी इसके ऊपर रिसर्च इतनी चल रही है कि नॉर्मली लोग हम सोच भी नहीं सकते ऐसी ऐसी बीमारियाँ। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि एबनॉर्मल बच्चे होते हैं, इसका सबके पास यही कॉन्सेप्ट है कि इनका तो कोई ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता, जो पैदाइशी एबनॉर्मल जो बच्चे होते हैं जो CP चाइल्ड कहलाते हैं, लेकिन उनका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। अच्छा, उनका ट्रीटमेंट। अब मुझे ये बताइए कि जिस तरह से अगर किसी को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है या आप सजेस्ट करते हैं कि आपको जो है वो ये जो वर्किंग है इस तरह से करवानी है ताकि वो एक नॉर्मल कंडीशन में आ जाए जो भी डिसऑर्डर बॉडी के अंदर हो रहा है, चाहे वो इम्यून सिस्टम का हो, चाहे वो ब्लड कैंसर का हो, चाहे वो थैलेसीमिया का हो, तो ये अवेलेबल किस तरह से होगी, लोग किस तरह से अप्रोच करें, क्या तरीक़ाकार है रजिस्ट्रेशन वगैरह का? देखिए हमारे पास ये होता है कि क्योंकि डिलीवरी के फ़ौरन बाद ये प्रोसीजर है, तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स जो हैं वो अगर करवाना चाहते हैं अपने बच्चों के स्टेम सेल्स बैंकिंग, तो वो उनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इनरोल करवाना पड़ता है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हम सजेस्ट करते हैं कि कम से कम आप 7th मंथ तक तो करवा लें, क्योंकि उसके बाद अक्सर ऐसा होता है कि इमेच्योर डिलीवरीज भी हो जाती हैं, कभी कोई प्री प्लान डिलीवरीज नहीं भी होती हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि वो प्रेगनेंसी में 7 मंथ तक करवा लें इनरोल। क्योंकि आपको पता है कि डिलीवरीज़ में इस तरह के अक्सर हो जाते हैं कि किसी की जल्दी हो गई है, किसी की टाइम पर हो जाती है, ओके डिलीवरी के बाद का बिल्कुल क्योंकि प्रोसीजर है, तो उसके लिए एक प्रेगनेंसी में करवाना ज़रूरी तो होता पहले है। से जो है वो रजिस्टर अपने आप को करा लें। क्या आप इसका थोड़ा सा प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे ताकि हमारे जो इस वक्त घर बैठी हुई ख़वातीन देख रही हैं उनको ये समझ में आए आसान अल्फाजों में, कि उनको ये बात समझ में आए कि ये क्या चीज़ है और किस रजिस्ट्रेशन कराने के बाद क्या प्रोसीजर होता है, इसका थोड़ा एक्सप्लेन कर सकेंगी आप?
बिल्कुल, देखिए डिलीवरी इस तरह से होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है हम क्लाइंट हमारे पास एनरोलमेंट फॉर्म्स के थ्रू रजिस्टर करवाते हैं। ठीक हम है। उनको एक किट अपनी प्रोवाइड कर देते हैं, वो कलेक्शन किट होती है बेसिकली वो, ताकि वो जब भी हॉस्पिटल जाएँ, कभी रात में भी चले जाएँ या सुबह चले जाएँ इस तरह से, तो जब भी वो हॉस्पिटल जाएँ तो उनके पास वो कलेक्शन किट उनकी मौजूद हो। तो उस कलेक्शन किट के थ्रू हम डॉक्टर्स को हम बता भी देते हैं कैसे कलेक्शन करनी है, कि बिल्कुल एक सिंपल सा प्रोसेस है, कोई इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है। जिस तरह से हम वेन से ब्लड कलेक्ट करते हैं टेस्ट वगैरह के लिए, इसी तरह से अम्बिलिकल कॉर्ड में भी एक वेन होती है, अम्बिलिकल वेन, उसमें हम ब्लड कलेक्शन, उससे थ्रू ब्लड कलेक्शन हो जाती है। तो वो किट उनके पास होती है, वो ब्लड कलेक्शन हो जाता है राइट आफ्टर डिलीवरी, और उसके बाद वो किट जो है हम कुरियर करते हैं यूएस, क्योंकि हमारी प्रिजर्वेशन फैसिलिटी जो है वो अमेरिका में है, फ्लोरिडा में। अच्छा, हम यहाँ पे प्रिजर्व नहीं करते। ठीक है, वहाँ पे जा रही होती है, यानी ये वो वाली कॉर्ड होती है जिससे कहते हैं बच्चा जो है वो अटैच हुआ हुआ होता है मदर के साथ। जी, ठीक है। अच्छा, बहरहाल ये जो कॉर्ड होती है, जो मदर बन चुकी हैं उन सबको पता होगा कि जी ये कॉर्ड होती है जो बच्चे के साथ अटैच हुई थी, जिसको हम जिसको कट कर दिया जाता है। हाँ, क्या कहते हैं? अवल नाल। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो इसको कट कर दिया जाता है, तो उस चीज़ को इनफेक्ट प्रिजर्व करना है। नहीं, उसमें से हम ब्लड कलेक्ट कर उसमें से ब्लड कलेक्ट करना है। ठीक है, ठीक है। ये प्रोसीजर जितने आसान अल्फाज में बताया जा सकता था, मैंने कोशिश की उतनी आसान अल्फाज में आप तक पहुँच जाए, क्योंकि वजह ये है कि एक चीज़ जब नई आपको सुनने में लगती है या नई चीज़ कोई आ रही होती है, नई रिसर्च आ रही होती है, तो उसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। साथ साथ जो वो बात कर रही थी वो मैं भी समझने की कोशिश कर रही थी कह क्या रही हैं, तो मेरे माइंड में तो अब वो चीज़ क्लियर हुई कि अच्छा ठीक है, वो कॉर्ड होती है, उसमें से एक ब्लड जो है वो कलेक्ट किया जाता है। नेचुरली वो किट जो है मदर को पहले से लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो कहते हैं अर्ली डिलीवरी हो जाती है, उस केस में भी 7 मंथ तक, बिल्कुल सही बात है, 7 मंथ तक जो है वो करवा लें। कुछ लोगों की हो जाती है डिलीवरी, कुछ की 9 मंथ में जाके होती है। तो अगर वो किट आपके पास होगी, आप हॉस्पिटल जाएंगे तो वो आप अपने डॉक्टर को दे सकते हैं, और बाकी फिर उसके बाद जो तरीक़ेकार होता है वो जो भी डॉक्टर है उसको पता होता है कि उसने क्या करना है, या आप लोगों को इन्फॉर्म करना पड़ता है। हमारे पास एनरोल करवाते हैं तो हम उनसे सारी डिटेल्स देते हैं कि उनके हॉस्पिटल कौन से है और डॉक्टर कौन से, तो बाकी सारा प्रोसीजर बिल्कुल वैसे ही रहता है। बस डॉक्टर को हम बता देते हैं कि आपने ये प्रोसेस करना है और इसका ये तरीका है, ताकि डॉक्टर भी पहले से प्रिपेयर रहे। हाँ, बिकॉज वो मैंने जहाँ तक सुना है, यही सुना है कि वो कॉर्ड बस वो टेम्प्रेरी बेसिस के लिए होती है, और मतलब जो कलेक्शन का टाइम होता है वही टाइम पीरियड होता है, उसके बाद आप कलेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल, क्योंकि ब्लड तो आपको पता है कि थोड़ी देर बाद फिर वो ख़राब हो जाता है। हाँ, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट सा एक मैसेज है कि जी बिल्कुल वही वक्त होता है जिस वक्त जो है उसको कलेक्ट करना है, उसके बाद फिर इसका कोई फ़ायदा है नहीं। तो जिन लोगों को भी अगर ये प्रोसेस करवाना है तो वो बासानी जो है वो अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, इन्होंने बताया कि इसकी प्रिजर्वेशन जो है वो तमाम की तमाम अमेरिका में हो रही होती है, यहाँ नहीं होती। यहाँ क्यों नहीं होती? आपको पता है कि यहाँ पाकिस्तान में वो स्टैंडर्ड्स मेंटेन रखना जैसे कि अमेरिका में रह सकते हैं, थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता। दूसरा है कि लोगों की सेटिस्फेक्शन से हमारे यहाँ लोगों का आजकल एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि एक चीज़ अगर अमेरिका में प्रिजर्व्ड है तो वो ज़्यादा सेफली प्रिजर्व्ड है वहाँ पे एज़ कम्पेयर कराची या एज़ कम्पेयर पाकिस्तान। अच्छा, ठीक है, वो एक माइंडसेट भी है लोगों का कि बना हुआ है। क्या ये जो जितनी भी इससे चीज़ें बनती हैं या ट्रीटमेंट डिजीज़ की हो रही होती है, कितनी एक्सपेंसिव पड़ रही होती हैं? एक्सपेंसिव तो देखिए, ट्रीटमेंट्स तो ऑब्वियसली ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट होता ही एक्सपेंसिव है, लेकिन फिर भी किस रेंज में जाता है? नहीं, रेंज तो देखिए अलग अलग डिजीज़ के अलग अलग ट्रीटमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो वो तो हम आपको नहीं बता सकते कि हम लोग ट्रीटमेंट्स नहीं करते, हम सिर्फ प्रिजर्वेशन यहाँ पे करते हैं। एक वो हम कहते हैं ना आइडिया होता है कि इट्स वेरी एक्सपेंसिव, जिस तरह हम किसी सर्जरी की तरफ जाते हैं, हम कहते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट करना बहुत हेवी अमाउंट हमें चाहिए। एक्चुअली देखिए, क्योंकि जो भी ट्रीटमेंट करवाने जाता है ना, उसकी अपनी चॉइस है कि वो कहाँ पे करवाने जा रहा है। कोई यूएस भी करवाने जा रहा है तो कोई इंडिया भी करवाने जा रहा है, तो सबके उसके हिसाब से भी उसकी कॉस्ट हो जाती है, और अलग अलग डिजीज़ की अलग अलग कॉस्ट है। आपने ऐसा देखा होगा कि दो लोगों को एक कॉमन सी डिजीज़ मलेरिया भी हो जाता है, तो अगर दो अलग अलग जगह पे जाते हैं डॉक्टर्स के पास तो वो उनकी अलग अलग कॉस्ट हो जाती है, और उसमें इतना डिफरेंस होता है कि आपको ये रेंज समन असल में जो पूछने का मेरा मकसद है ना, हम आपसे प्राइस नहीं पूछना चाह रहे किसी चीज़ की, सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं कि एक आम आदमी जो होता है क्या वो उसको अफोर्ड कर सकता है? देखिए, मिडिल क्लास अफोर्ड कर सकती है? अगर किसी को डिजीज़ होती है हाँ, तो वो उसको ट्रीट करवाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, आपको पता है। लेकिन जिस तरह से दूसरी डिजीज़ के ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होती है, थैलेसीमिया में होती है, ब्लड कैंसर्स में होती है, तो उसके कंपैरिजन में थोड़े से ये कम एक्सपेंसिव है, क्योंकि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में फिर वही होता है कि बोन मैरो से स्टेम सेल्स लेते हैं और फिर उसको सेपरेट करके उसका ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। अब बात यहाँ पर ये होती है
कि जी हमने आगे भी बात को कंटिन्यू करना है, लेकिन फ़िलहाल मुझे इमीडिएटली एक ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद वापस आते प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। जागे सारा पाकिस्तान, morning delight। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट। मैं हूं शिकफ्ता यास्मीन, मेरे साथ समन इस्माइल यहाँ पर मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं कुछ क्रायोसेल के हवाले से कि क्या चीज़ें हैं और किस तरह से जो है वो इस्तेमाल हो सकती हैं, और कौन सी ये कॉर्ड होती है जो कि इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि इमीडिएटली उसी वक्त जो है वो ब्लड चाहिए होता है, वो प्रिजर्व होता है। अभी मैं उन लोगों के लिए इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ जिन्होंने अभी अभी टीवी ट्यून किया, ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ पे गुफ्तगू हो क्या रही है। अच्छा, जब हम ये तमाम बातें कर रहे होते हैं तो यहाँ पे एक सवाल आ जाता है कि ये तमाम डिजीज़, जिस तरह से थैलेसीमिया की हम बात कर रहे होते हैं, या हम किसी और टिपिकल डिजीज़ की बात कर रहे होते हैं, या हम सीपी चाइल्ड के हवाले से बात कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बैकग्राउंड में भी हमें मिल रही होती है, एक फैमिली हिस्ट्री भी होती है। तो जब हम फैमिली हिस्ट्री की बात कर रहे होते हैं और हमें ये पता होता है कि हमारी फैमिली हिस्ट्री में जो है कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो कि ट्रांसफरेबल हैं, तो फिर थोड़ी सी एहतियात हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। और हम कहते हैं कि जी आपको प्रिकॉशन लेनी चाहिए। स्पेशली थैलेसीमिया का जो मसला होता है वो ये होता है, दोनों मदर और फादर दोनों को जो है वो माइनर अगर थैलेसीमिया होता है तो बच्चा जो है वो मेजर हो जाता है। अब हमने इस चीज़ की भी अवेयरनेस देने की कोशिश की और हमने लोगों से डिस्कस भी किया, तो पता चला कि दोनों को पता था, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से छुपाया, और उसके बाद 2 से 3 और 3 से 4 बच्चे जो हैं वो थैलेसीमिया का शिकार हो गए। यहाँ पर हम ये कहते हैं कि अगर आप अपना एक टेस्ट करवा लीजिए तो ये आने वाली नस्लों के लिए बड़ा बेहतर हो जाएगा और बहुत ज़्यादा बीमारियों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। जब हम डिजीज़ की बात करते हैं तो साथ साथ हम ये बात भी करते हैं, और ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम आप तक ये मैसेज कन्वे करें। ज़रा सी तकलीफ़देह होती है ये चीज़, लेकिन जो आने वाली ज़िंदगी है उसके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह हो जाएगी, प्लस आप भी तकलीफ़ में आ जाएंगे। तो क्यों ना इस चीज़ का पहले से टेस्ट करवा लिया जाए और इस चीज़ को जो है ख़त्म करने की कोशिश की जाए। ठीक है, हम टेस्ट वगैरह जो है वो करवाते नहीं हैं। हमारा मेन मकसद होता है कि जी शादी हो जाए। जब शादी नहीं हो रही थी तो लोग परेशान, शादी नहीं हो रही, उसके बाद फिर अगला स्टेप ये होता है कि पूरा ख़ानदान मिलके, पूरा मोहल्ला मिलके इस चीज़ के लिए परेशान होता है कि जी अब बेबी हो जाए। मुझे समझ नहीं आता दूसरों के मामलात में हम इतना इंटरफेयर क्यों करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं मेरे ख्याल से वो डिसीजंस आपके होते हैं, तो अपने डिसीजंस खुद लिया करें। और हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं शिल्पा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। नाम पूछ लूँ, कौन है? मैं मसूमा बात कर रही हूँ फ्रॉम लाहौर। क्या हाल है आपके, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। मुझे आपसे सवाल का जवाब देना था। हाँ दीजिए। हाँ जी, पहले बात करी मस्जिद है। हाँ सॉरी, ठीक है। हेलो? अच्छा बोले, जवाब दे दे। हाँ जी, बात करी मस्जिद है ना? हाय, वो तो कब के चली गई। जी बहुत शुक्रिया कॉल करने का। वो सेगमेंट तो खत्म हो गया, वो सेगमेंट था फर्स्ट वाला। अगर इस सेगमेंट में आपने जवाब देना है तो इसके लिए जो सवाल है वो बोनस एक्टिव की तरफ से है कि बोनस एक्टिव जो है उसमें क्या चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं, क्या इसकी खुसूसियत है, क्या ये सिर्फ सफ़ेद कपड़ों की धुलाई कर सकता है या रंगीन कपड़ों के लिए बहुत अच्छा है या दोनों के लिए बहुत अच्छा है। इस सेगमेंट के लिए ये सवाल है। वैसे ये पहले सेगमेंट में भी था, लेकिन अभी हम कुछ बड़ा सीरियस डिस्कशन यहाँ पे कर रहे थे तो मैंने ये सवाल आपको दिया नहीं, दोबारा से मैंने आपको बता दिया। फ़ोन कॉल के थ्रू जवाब दीजिए, SMS के थ्रू जवाब दीजिए। मैं अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो कंटिन्यू करूँगी क्योंकि ये टॉपिक ज़रा सा डिफरेंट है हमारे व्यूवर्स के लिए और हमारे लिए भी। अच्छा, अब ये बताइए, जो यूज़ किया जाता है, जो प्रिजर्व किया जाता है बच्चे की जो कॉर्ड होती है उसमें से ब्लड जो आप लोग प्रिजर्व करते हैं, ये क्या उसी बच्चे के लिए इस्तेमाल हो सकती है या किसी के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है? नहीं, ये उस बच्चे के अलावा ये उसके सिबलिंग्स के लिए भी यूज़ हो सकती है, उसके बहन भाइयों के लिए, लेकिन उसके लिए मैचिंग ज़रूरी होती है। एक्चुअली टाइपिंग के थ्रू मैचिंग करते हैं। इसके अलावा उसके पेरेंट्स के साथ भी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनका बच्चा है तो उनसे मैचिंग के ज़्यादा चांसेस होंगे। ग्रैंड पेरेंट्स के लिए भी यूज़ हो सकता है क्योंकि मैचिंग जो है ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, चाहे आप ब्लड दें या स्टेम सेल्स दें। हाँ, तो मैचिंग के ज़्यादातर ऑब्वियसली चांसेस वहाँ पे ज़्यादा होंगे जहाँ पे फैमिली है, जैसे सिबलिंग्स हो गए या पेरेंट्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए। कजिन्स में भी यूज़ हो सकता है, अंकल्स को भी यूज़ हो सकता है, कोई भी लेकिन इसको मैचिंग इस्तेमाल कर ज़रूरी है। सकता है। बिल्कुल, कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है ना। चलिए, ये बात तो क्लियर हो गई कि किसी के लिए भी ये यूज़ किया जा सकता है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, आपसे शायद कुछ पूछना चाह रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शिगुफ्ता। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं तलत बात कर रही हूँ भावलपुर से। जी सदफ, क्या हाल है आपके?
जी, बोनस के सवाल का जवाब है कि सफेद और रंगीन दोनों की धुलाई जो है बेहतरीन। अच्छा ठीक है। और जो है, और ये जो है डॉक्टर, बल्कि ये डॉक्टर जो बैठी हुई है चाइल्ड स्पेशलिस्ट है मेरे ख्याल। ये अच्छा, ये डॉक्टर नहीं है, जी ये डॉक्टर नहीं है, और ये मार्केटिंग मैनेजर हैं, और ये एक चीज़ के हवाले से बात कर रही हैं जो कि इंट्रोड्यूस हुई है और जिसमें रिसर्च जो है वो अभी अभी भी कंटिन्यू है, रिसर्च बिल्कुल। है ना, अभी भी रिसर्च कंटिन्यू है। तो ये एक नई चीज़ है जिसके बारे में ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। प्रोग्राम देखते रहिए तो आपको चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती चली जाएंगी, क्योंकि अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले ये चीज़ क्लियर की थी कि ये क्या चीज़ होती है। बच्चे और मदर को जो एक कॉर्ड होती है वो कनेक्ट करती है, उसका उसमें से ब्लड जो होता है डिलीवरी के फ़ौरन बाद उसमें से ब्लड जो है वो ले लिया जाता है, वो प्रिजर्व होता है अमेरिका में, और वो मुख्तलिफ बीमारियों के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। मोर देन 75 डिजीज़ जिनका कहा जाता है कि इलाज मुमकिन नहीं है, उस चीज़ से जो है उसका इलाज हो सकता है, जिसमें स्टेम सेल। हाँ स्टेम सेल। हाँ स्टेम सेल्स, तो इलाज जो है मुमकिन हो जाता है। तो आप कहते हैं कि जी कौन कौन सी चीज़ें इसमें जो है वो एक दफ़ा रिपीट कर दीजिए, कौन कौन सी बीमारियाँ? इसमें कॉमनली तो इसके अलावा पैरालिसिस है, अल्जाइमर्स है, पार्किंसंस है। तो ये कॉमन ऐसी डिजीज़ है जो कॉमनली हमें नज़र आती हैं, लेकिन ये भी ट्रीटेबल हैं। ऑफ कोर्स, क्योंकि देखिए ना, जब हम बात करते हैं थैलेसीमिया की, हम कहते हैं ट्रीटेबल नहीं है। सीपी चाइल्ड कहते हैं अब तो हो गया, तो अब इसको इसी तरह से कैरी करना है। फिजियोथेरेपी बस यही करवाते जा रहे होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ उनकी कंडीशन और भी ख़राब होती जाती है। और फिर उनकी इतनी लाइफ भी नहीं होती। ठीक है, ठीक है, जो हाँ ये बात आपने बहुत सही की कि उसके साथ उतनी उनकी लाइफ भी नहीं होती। अच्छा, अब ये जो है बैंकिंग फैसिलिटीज़ जो हैं वो कहाँ है, ये भी बता दीजिए थोड़ा सा। मैंने आपको बताया कि एक दफ़ा रिपीट कर दीजिए। हमारी फ्लोरिडा में है, अमेरिका में। हमारा क्योंकि हम क्रायोसेल इंटरनेशनल से एफिलेटेड है। क्रायोसेल इंटरनेशनल जो है वो दुनिया का सबसे पहला और बड़ा स्टेम सेल बैंक है, और फ्लोरिडा में वो है, और हमारी जो प्रिजर्वेशन फैसिलिटी है वो वहीं पर ही है। हम डायरेक्ट जो है अपने पेरेंट कंपनी में ही प्रिजर्व करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली वो स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है जो कि वहाँ पे मेंटेन किए जाते हैं। और अभी एक पॉइंट आपने अच्छा रेज किया था कि रिसर्च अभी इसके ऊपर चल रही है, तो ऑब्वियसली देखिए रिसर्च तो चल रही है। अगर आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद ये रिसर्च अगर एक कंप्लीट हो जाती, कंप्लीट तो खैर कभी भी नहीं होती, वो नई से नई चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन इतनी सफिशिएंट हो जाती है कि कॉमनली लोग इसको ट्रीटमेंट्स करवा रहे होते हैं। तो लेकिन जो बच्चे आज पैदा हुए हैं तो उनके स्टेम सेल्स तो बाद में नहीं आ सकते ना, तो उनके अगर हम आज प्रिजर्व करें तो हमें वो 5 साल बाद, 10 साल बाद या 20 साल बाद जाके काम आ सकता है। सही, हाँ। लेकिन वो तो आज पैदा हो गए तो उनके स्टेम सेल्स फिर बाद में तो नहीं आएंगे। नहीं, स्टेम वो सेल्स तो उसी वक्त आएंगे। उस वक्त जो मिल गया उसके बाद नहीं होगा। सही बात है। जी, यहाँ पर समन एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल हो सकता है, हमारे व्यूअर के जहन में भी हो। हम कहते हैं जब भी कोई नई चीज़ आती है तो लोगों के जहन में एक सवाल आता है, और वो सवाल ये आता है कि जी क्या ये हार्मफुल तो नहीं होता बच्चे के लिए या मदर के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ लोग डरते बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल, मैंने इसीलिए मेंशन किया था शगुफ्ता शुरू में कि ये एक वेस्ट है जिसको हम इतने सक्सेसफुली और इतनी अच्छी तरीके से जिसका यूज़ हम लोग करते हैं। जैसे कि डिलीवरी के बाद वो अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा डिस्कार्ड कर दिया जाता है, तो वो ब्लड है जो ना बेबी में से लिया जा रहा है और ना ही मदर में से लिया जा रहा है। ये कॉर्ड में से लिया जा रहा है, ये कॉर्ड में से लिया जा रहा है, उस पार्ट में से जिसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो उसको डिस्कार्ड करने से पहले वो ब्लड हम कलेक्ट कर लेते हैं और जो रिमेनिंग जो टिश्यूज और प्लेसेंटा होते हैं उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। सही सही। चलें जी, ये चीज़ भी यहाँ पर क्लियर कर दी गई है कि ये हार्मफुल दोनों में से किसी के लिए भी नहीं होता, बिकॉज वो एक वेस्ट हम कहते हैं प्रोडक्ट होती है जिसको कि आप वेस्ट कर देते हो, हटा देते हो। तो अगर उसमें से यहाँ पर फिर एक और सवाल आता है, हम कहते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ लोगों को होती हैं जो मदर फैमिली में होती है या डिलीवरी जिनकी हुई, उसमें से कुछ लोगों को शुगर की बीमारी भी होती है, कुछ लोगों को और बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो क्या उनका भी वो वाला ब्लड उसमें से लिया जा सकता है? सारी बीमारियां जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं होती, सारी नहीं होती। हाँ, तो अब जो बीमारियां अगर होती हैं जैसे कि जैसे HIV हो गया या हेपेटाइटिस हो गया जो कि बच्चों में आ सकती है, तो हम उसके साथ साथ मदर का भी ब्लड लेते हैं ताकि उस स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करने से पहले हम मदर का ब्लड भी टेस्ट कर लें कि उनको कोई ऐसी डिजीज़ तो नहीं जो बच्चे को भी आ जाए। वो सारी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट्स के टेस्टिंग के बाद ही हम वो स्टेम सेल्स प्रिजर्व करते हैं।
अच्छा देखें, जहाँ तक समन बात है ना कि मदर का टेस्ट तो चल रहा होता है, उसकी तो शुगर भी चेक हो रही होगी, उसका ब्लड प्रेशर भी चेक हो रहा होगा, और बहुत सारे टेस्ट अगर डॉक्टर को नज़र आता है कि ये ज़रा कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा रही है तो और पता नहीं कौन कौन से टेस्ट जो हैं वो भी हो जाते हैं उसके, तो मदर का तो पता चल जाता है कि इसको कोई प्रॉब्लम है या नहीं। बहुत सारे हमने डॉक्टर से, आप डॉक्टर नहीं हैं इसलिए मैं आपको कॉम्प्लिकेशन में नहीं फंसाना चाह रही, लेकिन एक सवाल है जो मेरे जहन में आ रहा है कि जिस तरह से कुछ लोगों का कहना होता है कि डायबिटीज़ जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाती है, आफ्टर प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है। अब एक डिज़ीज़ तो है वो, अब क्या सिर्फ पूछने का मकसद ये है कि क्या इस तरह से अगर कोई मदर कोई प्रॉब्लम या कोई डिज़ीज़, फॉर एग्जांपल थैलेसीमिया है किसी मदर को और वो एक बेबी जो है वो दुनिया में लेकर आ रही है, तो क्या वो कॉर्ड में से ब्लड लिया जा सकता है या आप लोग उसको छोड़ देते हैं? नहीं, देखिए अगर ऐसी डिजीज़ है जो कि पता है कि 100% ये बच्चे को आनी है, हाँ। तो फिर उसको नहीं हम प्रिजर्व करते हैं, क्योंकि उसका कोई फायदा वो नहीं फिर होता ना, आपके वो लिए cells में वो आ जाती है डिजीज़। लेकिन जो आपने बताया कि डायबिटीज़ जो प्रेगनेंसी में हो जाती है, तो वो बच्चे को डायबिटीज़ नहीं होती है उससे। ठीक है, वो थोड़ी सी ये कि बेबी की कंडीशन थोड़ी सी हो जाती है कि उसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है उससे, लेकिन उससे उसको डायबिटीज़ नहीं होती। ठीक है, क्योंकि वजह ये है कि हमारे जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं उनके जहनों में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आ रही होंगी, अच्छा ये है तो क्या होगा, अच्छा ये है तो क्या होगा, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम कहते हैं कि उसको लोग शेयर नहीं करना चाह रहे होते हैं। वी आर ऑलवेज ओपन फॉर देम कि वो जो भी सवाल मेरे पास अक्सर क्लाइंट्स आते हैं, हाँ। उनके बहुत ही ऐसे सवाल होते हैं कि जो कि सोचते भी नहीं, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि अब वो एक नए प्रोसीजर की तरफ जा रहे हैं, वो क्वेरी को करना चाह रहे हैं, तो उनका हक है कि वो सवाल करें। तो अगर वो कोई हमारे पास करवाना चाहता है, अगर इस तरह की कोई सर्विस, तो कोई भी सवाल उनके जहन में वो बिला झिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा आप हमारे साथ हैं, कॉलर भी हमारे साथ हैं, हम कॉल ले